आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से वे मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया है। तो पहले जानते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो हमें प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। आइए अब जानते हैं कि इन अधिकारों में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। नंबर 1 समानता का अधिकार। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समानता का अधिकार यानी इसमें सभी धर्मों, वर्गों, सभी नागरिकों को एक नज़रिए से समान भाव से देखना। स्पष्ट करते हैं, देखिए कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। इसी प्रकार रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है, यानी इस अधिकार के तहत बहुत सारे अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। उसके आधार पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव थे वो खत्म कर दिए गए हैं। सभी को आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया है। छुआछूत जैसी कुप्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्पष्ट है कि इसमें भी कुछ स्वतंत्रता अपने को मिली है, जैसे देश में कहीं भी आने जाने की, अपने किसी भी प्रकार का व्यवसाय शुरू करने की, कोई कारोबार शुरू करने की, भारत में कहीं भी रहने की। तो स्पष्ट करते हैं, देखिए इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की तथा कोई भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है, भाषण दे सकता है, कोई सभा संगठन भी बना सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, खुद का कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में वो जा सकता है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी प्रकार का शोषण अपने साथ होता है, जैसे बाल मजदूरी है या कम आयु में बच्चों को काम पे लगाना है। इस प्रकार के जो काम होते हैं उनको शोषण बोला जाता है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखिए संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम यानी ज़बरदस्ती परिश्रम कराया जाता है, काम करवाया जाता है, वो और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। मानव व्यापार से यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त जो पुराने भारत में होती थी उस प्रकार का मानव व्यापार नहीं होगा। कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते या मजदूरी नहीं करवा सकते। ये एक प्रकार का अपराध है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का कार्य करता है या करवाता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और उसे सज़ा का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अपने धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। स्पष्ट करते हैं, देखिए सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, सभी धर्मों के अपने अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, तो उन्हें कहीं भी आने जाने से, उनको मानने से रोका नहीं जा सकता। ये स्वतंत्रता दी गई है। ये स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई या अल्पसंख्यक
समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए वो स्कूल कॉलेज की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। छठा और महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि उसके मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन हुआ है तो वह उनकी रक्षा के लिए न्यायालय में जाके न्याय प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट करते हैं, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है और अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। आगे देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अभी अपनों ने बात की थी मौलिक अधिकारों की, इनके उत्तर उसी में मिलेंगे। ये विद्यार्थियों को समय करने हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यानी अपने को बताना है। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और उसके तहत किस अधिकार का हनन हुआ है। नंबर 1 है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो इसका उत्तर मैं बताऊंगा कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना एक कानूनी अपराध है। आगे के प्रश्न आप समय करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, इसका वो उत्तर बताना है कि भारत में कहीं भी आने जाने की एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन सा कानून है वो, कौन सा मौलिक अधिकार है, वही उसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, उत्तर आप समय करें। अगला प्रश्न, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है। आशा करता हूँ आप मौलिक अधिकारों की बात ध्यान से सुनकर इनका उत्तर दे सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड यानी एक भाग नीति निर्देशक तत्वों का भी है। नीति निर्देशक मतलब जो राज्य की नीति है, देश की नीति होगी, किस वर्ग के लिए कौन सी नीति है, क्या विशेष उनके लिए प्रावधान किए गए ताकि उनका स्तर में सुधार हो सके। तो इस प्रकार की जो नीति है या इस प्रकार के जो नियम बनाए गए हैं वो क्या थे। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। इससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक सुधार यानी लोगों का जीवन स्तर, रहन सहन वो सुधरेगा। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी को दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। यानी इससे क्या होगा, जनता के लोगों, भारत के लोगों की जो गरीबी थी वो दूर की जा सके, उनका आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सके। तो इस प्रकार के जो नियम कानून बनाए गए उनको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब तक हमने भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में से 4 लक्षण कर लिए हैं। 5वां और महत्वपूर्ण इसका जो लक्षण है वो है धर्मनिरपेक्षता। पहले इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी एक धर्म को न मानकर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। तो इसी प्रकार से भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा माना जाता है, उनको समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि संविधान उन आदर्शों को तय करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और प्रतिनिधियों, प्रतिनिधि कौन होते हैं, जिनको जनता चुन के आगे भेजती है, सरकार के प्रतिनिधि उनको बनाती है, प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं जो सपने वो उन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं। अभी यहाँ एक प्रश्न दिया गया है नीचे, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं।
देखिए 1976 में संविधान का व्यापक संशोधन करते समय ये अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अतः संविधान के चतुर्थ भाग चतुर्थ ए जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। ये मूल कर्तव्य कितने हैं? इनकी संख्या 10 है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10। ये मूल कर्तव्य है जो प्रत्येक देश, या भारत के संविधान की बात करें या भारत देश की बात करें, तो ये कर्तव्य वो है जो प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा करता है कि वो इन बातों का ध्यान रखेगा जिससे देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे। तो इनमें सर्वप्रथम बात करेंगे अपने जो पहला मूल कर्तव्य है उसकी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसमें अपेक्षा की गई है प्रत्येक नागरिक से कि वह संविधान का पालन करेगा, जितने भी नियम उसमें कानून बनाए गए उनका, जो भी आदर्श या जो भी संस्थाएं बनाई गई है, सरकारी संस्थाएं बनाई गई है, या राष्ट्रध्वज जो भारत का है, तिरंगा, और राष्ट्रगान जनगण मन है, उसका आदर करेगा। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यानी वो इस बात को ध्यान रखे कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति हमने कैसे की है, कितने नागरिकों ने इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने बलिदान हुए, तो उन सब के लिए वो अपने हृदय में जो है वो उनके आदर्शों को संजो के रखे, उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे बनाए रखे। यानी भारत में रहते हुए नागरिक कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे या आंतरिक दंगे आदि भड़के, तो उनको बनाए रखने का प्रयास प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है। पांचवा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तत्पर रहना चाहिए और जब भी किसी भारी आक्रमण के समय सेना आदि में जरूरत पड़ने पर प्रत्येक नागरिक जो है वो राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़े। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। यानी आपस में मिलजुल करे, सभी धर्मों को समान समझे, भाइयों की तरह रहे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी स्त्रियों के सम्मान को जो ठेस पहुंचाने वाली प्रथाएं या कुप्रथाएं जो भी है उनको 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 त्यागे और स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखे। छठा है, हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। तो गौरवशाली जो भी परंपरा है, संस्कृति है भारत की, उसका संरक्षण करे और उसको समझने का प्रयास करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी है, की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो स्पष्ट है, इसमें ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नागरिक जो वन, झील, नदी या जो भी जीव है उनकी रक्षा करे, उन पर दया करे, उनको बढ़ाने का प्रयास करे और प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव हमें अपने मन में रखना चाहिए। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यानी प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, मानववाद और अपने ज्ञान की वृद्धि तथा उसमें निरंतर सुधार की भावना का विकास प्रत्येक व्यक्ति के मन में होना चाहिए। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। अब ये सार्वजनिक संपत्ति क्या होती है? जैसे किले हैं, मकबरे हैं, ये आपके स्मारक हैं, तो इस प्रकार के जो या बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये सारी की सारी सार्वजनिक संपत्ति है जो सभी के काम आती है, उसको सार्वजनिक संपत्ति बोलते हैं। किसी एक व्यक्ति को उस पर अधिकार नहीं होता, तो उनको सुरक्षित रखना है और किसी भी प्रकार की हिंसा जो होती है, लड़ाई झगड़े या दंगे जो होते हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। यानी ऐसे काम करें जिससे वो देश निरंतर नवीन उपलब्धियां हासिल करे और देश निरंतर आगे बढ़े।
तो इस प्रकार से हमने 10 मूल कर्तव्यों का अध्ययन किया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में संशोधन करके खंड नए के बाद नए खंड ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए भी यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है। यानी एक नया कर्तव्य उसमें जोड़ा गया है। पहले 10 थी उनकी संख्या और अब कितनी होगी 11। तो 11वां कौन सा है, जो अभिभावकों से संविधान जो है वो अपेक्षा करता है कि सुनिए, वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा का इंतज़ाम किनको करना है, उनको अवसर देने का इंतज़ाम जो कार्य है वो कौन करेगा, उनके अभिभावक करेंगे। तो इस प्रकार से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कितने हुए, 11 हुए। तो इस प्रकार से हमने 11 मूल कर्तव्यों के अध्ययन किया। आप इन्हें याद कीजिए, अपनी कॉपी में उतारिए। इसी प्रश्न में आगे क्या बोला गया है कि लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि अगर राज्य हमें सभी प्रकार की सुविधाएं अधिकार देता है तो राज्य प्रत्येक नागरिक से भी अपेक्षा करता है कि वह भी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करे, अपने देश से प्रेम करे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के लिए ये मूल कर्तव्य बनाए गए और ये अति महत्वपूर्ण है, जिनका प्रत्येक नागरिक को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पालन करना चाहिए। आइए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका उत्तर आपने इस पार्ट 1 के वीडियो में सुना है, लेकिन फिर भी उसको दोबारा दोहरान करते हैं। देखिए, आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जाती है कि उनके पास समय का संविधान जरूर होगा। तो यह संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता। तो हम बोलेंगे कि अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो वह सरकार लोकतांत्रिक न रहकर एक निरंकुश सरकार होती, जो प्रत्येक व्यक्तियों को अधिकारों से दूर ले जाती और अपनी मनमानी करती। तो इसलिए प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई ना कोई अंकुश जरूर होना चाहिए, जिससे वो निरंकुश शासक न बनकर जनता की भलाई के लिए निरंतर कार्य करता रहे, उस पर दबाव रहे किसी संस्था का, ताकि वो अपनी मनमानी ना कर पाए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है, यानी जिनकी संख्या कम है वो कौन से हैं। इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं, यानी 20 पुरुष हुए तो पीछे महिला शिक्षक कितने बचे, 10। तो अल्पसंख्यक कौन हुए, महिलाएं। इस प्रकार इसका भाग ख है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 5% बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो अल्पसंख्यक कौन हुए, बौद्ध धर्म को मानने वाले। इसका भाग ग है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। कितने कर्मचारी, 80%। पीछे कितने बचे, 20%, वो मांसाहारी होंगे। तो अल्पसंख्यक कौन हुए, जो 20% मांसाहारी बचे हैं वो अल्पसंख्यक यहाँ कहलाएंगे। इसका घ, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। यहाँ अल्पसंख्यक कौन हुए, जो 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। उसके बाद में 10 बचे, तो अल्पसंख्यक कौन से विद्यार्थी होंगे, तो पीछे 10 बचे हुए।
प्रश्न संख्या 4, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित देशों से लगती है। देखिए मानचित्र दिया हुआ है और इसमें क बांग्लादेश, ख भूटान, ग नेपाल, इन देशों के साथ भारत के जो राज्यों की सीमा लगती है इनको आप इनके नाम लिखकर आप मानचित्र में भरिए और अपनी कॉपी में संलग्न कीजिए। इस प्रकार से आपका अध्याय 1 भारतीय संविधान पूर्ण होता है। नमस्कार।